हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। सो आज हम कवर करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ अ सेल? कोशिका क्या है? सो यहाँ पे हम लोगों से सेल का डेफिनेशन पूछा गया है। सो सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अगर एक वर्ड में इसको डिफाइन किया जाए कि सेल क्या होगा, सो यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब किससे मिलके बने हुए होते हैं? सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सो सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। So cell is the smallest and most fundamental unit of life responsible for all life operations. सेल स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, और सारे ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, वो सब सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन शरीर की क्रियात्मक इकाई है? फंक्शनल यूनिट। सो फंक्शनल हम लोगों ने एक ही डेफिनेशन में पढ़ा कि सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल से मिलके ही बॉडी बना हुआ होता है, और सेल ही हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। सो सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सेल बायोलॉजी? कोशिका जीव विज्ञान क्या है? सो कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी क्या होगी? जिसके अंदर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। So study of cell structure and function is known as cell biology. सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ क्या करते हैं? बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? सो सेल थ्योरी स्वान एंड शिल्डन ने दी थी। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था? सेल थ्योरी। और अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस की, सो इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की थी? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? डायनामिक इन नेचर होती है, और लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? रॉबर्ट हुक ने कॉइन सेल, इन्होंने सेल टर्म बताया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ द सेल की, एंड रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसको हम लोग रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी स्वान एंड शिल्डन ने दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? उनका ये कहना था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, और हर एक सेल अपने जो एंसेस्टर सेल होते हैं उनसे डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेरेंटल सेल है,
और ये जब डिवाइड होगी सो ये दो नई सेल बनाएगी। ये जब डिवाइड होगी सो ये अपने दो प्रोजेनी बनाएगी, ये भी डिवाइड होके दो नए सेल बनाएगी। सो स्वान एंड सेल्डन का ये मानना था कि न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं और सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ काम करती है। सो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल आर द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। Pre-existing cells are used to develop new cell. All cells are similar and cell are the essential unit of function and structure in the life of an individual. Next question दिया गया है, who proposed that new cell arise through cell division of pre-existing cell? So हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी किसने दी थी। अब हम लोग ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों से कि सेल डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, इसके बारे में स्पेसिफिकली किन्होंने डिटेल में बताया था। सो रॉबर्ट हुक का हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने टर्म सेल कॉइन किया था, कॉइन द वर्ड दैट इज सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। सो रुडोल्फ वर्चो ने किसके बारे में बताया था, दैट सेल अराइज थ्रू सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, सेल डिवीजन में दो फेस इंक्लूड होंगे, एक होता है इंटरफेस, एक होता है माइटोटिक फेस, जिसको हम लोग एम फेस भी बोलते हैं। इंटरफेस में G1 फेस, G2 फेस, S फेस, ये तीन इंक्लूड होते हैं। और M फेज में, माइटोटिक फेज में एनाफेस, मेटाफेस, सबसे पहले आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेस, देन टेलोफेस। और इस तरीके से सेल डिवीजन देखने को मिलता है। सो G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज एंड दिस इज M फेज। सो इस तरीके से सेल डिवीजन देखने को मिलेगा और एक नया सेल डेवलप होगा। सो ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। सो रुडोल्फ वर्चो इज द वन हु ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड क्लेम दैट अ न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्चो ने क्या ऑब्जर्व किया था, सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया था कि एक सेल डिवाइड होके दो कॉपी बना रही है और इससे उन्होंने ये क्लेम किया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो हैं उनसे दो नए सेल डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा, यीस्ट या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे? सो माइकोप्लाज्मा जो है दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ऑर्चिड की। सो माइकोप्लाज्मा एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है, इज थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म और इसका साइज कितना होता है 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है PPLO, that is pleuropneumonia like organism. Next question, prokaryotic cell have which architectural region? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से स्थापत्य क्षेत्र होते हैं? सो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, सो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 आर्किटेक्चरल रीजन होते हैं। कौन कौन से 3? फर्स्ट वन इज appendages, second one is cell envelope and third one is cytoplasmic region. अगर हम लोग appendages के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग
पिलई के बारे में बात करते हैं। सेल एनवेलप में हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और साइटोप्लाज्मिक रीजन में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स के बारे में। ये 3 आर्किटेक्चरल रीजन होते हैं और इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन दिया गया है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में स्थापत्य क्षेत्र के जैसा काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 आर्किटेक्चरल रीजन होते हैं। अपेंडेजेस, जिसके अंदर हम लोग फ्लैजिला और पिलई के बारे में बात करते हैं। सेल एनवेलप, जिसके अंदर हम लोग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल, इनके बारे में बात करते हैं। और साइटोप्लाज्मिक रीजन, जिसमें हम लोग सेल जीनोम यानी डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच स्ट्रक्चर पजेस फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन किस संरचना में होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन फ्लैजिला में देखने को मिलता है, फ्लैजिलम में। फ्लैजिलम कहाँ हेल्प करता है? फ्लैजिलम सेल्यूलर मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये फ्लैजिलम है और वी कैन से फ्लैजिला है, जो कि इस सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है फ्लैजिलम का, और इसी फ्लैजिलम में ये फ्लैजिलिन प्रोटीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पावर हाउस का मतलब क्या होगा? जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के केस में बात करते हैं, एनर्जी को किस टर्म में लिखते हैं हम लोग? एटीपी के फॉर्म में। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एनर्जी दैट इज एटीपी जनरेशन। जो किस प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलेगा एटीपी जनरेशन? ईटीसी, या फिर जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ईटीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसके पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। एज अ रिजल्ट एटीपी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम आर फाउंड इन लाइसोसोम, कुछ एंजाइम देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल peroxidase, लाइपेज, ऑक्सीडेज, प्रोटीज, ये सारे एंजाइम देखने को मिलेंगे। When lysosome rupture, digestive enzyme are released which begin digesting the body's own cell.
सो उसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो पीएच होता है वो कैसा होगा, वो एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक मीन्स H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं। पहले मैं समझा देती हूँ आपको। हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस से अटैच्ड क्या होता है, न्यूक्लियस से अटैच्ड हम लोग को देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, अगर यहाँ पर हमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे, सो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कहाँ पर काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में गोल्जी बॉडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, प्रोटीन शॉर्टिंग करना या प्रोटीन प्रोसेसिंग करना। और गोल्जी बॉडी के बाद में लाइसोसोम देखने को मिलेगा। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ, इसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी 3 तरीके के होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करवाता है और सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मेनली देखने को मिलता है मसल्स सेल में। लाइसोसोम किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, गोल्जी बॉडी के थ्रू। फ्यूजन ऑफ वेसिकल फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स विद एंडोसोम प्रोड्यूस लाइसोसोम। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिया गया है, न्यूक्लियस के बाद में ये यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। यहाँ से ये वेसिकल निकलती है और ये वेसिकलर एंडोसोम कहाँ पर जाएगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, देन लाइसोसोम में। गोल्जी के थ्रू कौन प्रोड्यूस होता है, लाइसोसोम, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया इस डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। अभी मैंने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करवाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट या मॉडिफाई कौन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन के रेडी हो जाता है, लिपिड बन के यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस प्रोटीन और लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको पैकिंग करने में भी हेल्प करेगा और मॉडिफाई करने में भी हेल्प करेगा।
सो प्रोटीन और लिपिड के ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है और सिंथेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गोल्जी apparatus, also known as Golgi complex, is a factory where protein from ER are further processed and sorted before being transported. सो यहाँ से क्या किया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन एंड लिपिड इनका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी और उसके बाद प्रोसेसिंग की जाएगी। देन इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फाइनल डेस्टिनेशन तक, जो कि लाइसोसोम हो सकती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल? निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती? सो सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? सेल वॉल एनिमल के केस में एब्सेंट होती है। प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज या पैक्टिन से मिलके बनी होती है प्लांट का सेल। बैक्टीरिया में नैम और नेग से मिलके बनती है, एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसेटाइल ग्लूकोजामाइन, और फंगस में काइटिन से मिलके बनी होती है। लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बट सेल वॉल एब्सेंट होगी। जनरली जब हम लोग सेल एनवेलप के बारे में बात करते हैं, सो जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर होगी उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेल वॉल। एंड सेल वॉल के भी बाहर एक लेयर देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स के केस में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसको बोला जाता है कैप्सूल। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप। सो सेल वॉल प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस में प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल, कैप्सूल कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होगी एज अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर। सो प्लांट सेल रिक्वायर सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट। सो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? सो डीएनए कहाँ पर स्टोर होता है? ये अपना सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। और हम लोग को अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए और डीएनए। सो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या देखने को मिलेगा? ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और एप्लीकेशन के बाद अपनी बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करेगा, और देन ये डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए में, और देन प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता? न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? सो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड जो ओरिजिनली है, मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में
एब्सेंट होता है और ट्रू न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। So nucleus is absent in prokaryotic cell. Instead they have nucleoid region in the cell. Means prokaryotic cell में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस उनमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos.